हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम देखने वाले हैं कि सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए यानी जो बच्चे 2021 यानी अगले साल बैठने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उनके लिए कुछ सैम्पल पेपर्स रिलीज किए हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है उसमें क्या पैटर्न में चेंजेस हुए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के पूछे गए हैं। क्लियर? तो आज हम देखेंगे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें क्लास 10th के सीबीएसई के बच्चों के जो न्यू पेपर पैटर्न आया है, यानी कि एक नया पैटर्न आया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कब, जो बच्चे 2020 और 21 के सेशन के हैं, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरे पेपर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, टोटल मार्क्स क्या हैं और टाइम कितना मिलेगा हमें। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं 13 और ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा पेपर। और टोटल है कितने 13 क्वेश्चंस, जिसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, यानी कि आपको चॉइस दी है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो। और ये टोटल जो पूरा पेपर है वो है 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का क्या होने वाला है आपका इंटरनल असेसमेंट। और टाइम टोटल आपको मिलेगा 3 आवर्स टू सॉल्व दिस पेपर। क्लियर? तो 3 घंटे जो हैं आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से पार्ट में आपको कितना टाइम देना है और आप कैसे अपना टाइम वेस्ट ना करो इन द मेन एग्जाम। ये आपको पता चल सकता है सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी से, वो है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस यानी आपके पैसेजेस हो गए, आपके लेटर्स हो गए, आपके लिटरेचर के आंसर्स हो गए, इन्हें आप घर पर लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और आप देखिए कि 3 घंटे के अंदर जब आप ये सैम्पल पेपर देखोगे तो इस पेपर को आप सॉल्व कीजिएगा घर पे और देखिएगा कि 3 घंटे के अंदर क्या आप ये पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, और नहीं तो कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपका टाइम ले रहा है। तो वहां आपको प्रैक्टिस से समझ आएगा कि आपको मेन एग्जाम में किस तरीके से अपने टाइम को प्लान आउट करके यूज करना है। क्लियर? चलिए, आपका जो एग्जाम पेपर है उसमें कुछ पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यानी आपका जो सैम्पल पेपर है उसका जो फर्स्ट पेज होगा वहां आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस। आपको कभी भी इन इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करके डायरेक्टली क्वेश्चन 1 पे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दीज इंस्ट्रक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह है जहां मैं गलती नहीं करूं और मेरे जो टाइम की लिमिट है वो एक्सीड ना हो जाए, मुझे जो है टाइम कम ना पड़ जाए। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर 2020-21 सेशन। क्लियर? इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। फॉर क्लास 10th rationalized syllabus. Now what is rationalized syllabus? आप सबको पता है because of the pandemic यानी जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, अनफॉर्चुनेटली आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हो गए हैं, राइट? तो वो सिलेबस क्या हुआ, रैशनलाइज्ड, यानी कि जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उस पे बेस्ड है हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर। नाउ टाइम अलाउड इज 3 आवर्स, हमें ये पता है टोटल 3 घंटे मिलेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ 80 मार्क्स। क्लियर? चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइड होने वाला है, विच इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट बी में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। नाउ इट डज नॉट मीन्स कि पार्ट ए जो है वो पूरा रीडिंग का है, पार्ट बी जो है वो पूरा ग्रामर का है, तो लिटरेचर कहाँ जाएगा। तो इस टाइम क्या हुआ है, जो पार्ट ए है और पार्ट बी है, यहाँ पर इन्होंने रीडिंग और लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स और आपके जो मेन क्वेश्चंस हैं दोनों बुक्स में से, उन्हें पार्ट ए और पार्ट बी में रख दिया है। क्लियर? तो सेक्शंस नहीं है कि सेक्शन ए फॉर रीडिंग स्किल्स, सेक्शन बी फॉर द राइटिंग स्किल्स, सेक्शन सी फॉर द लिटरेचर पार्ट। क्लियर? इस बार है 2 पार्ट्स ए और बी।
all the questions are compulsory. You need to attempt all the 13 questions. 13 questions हैं, 13 के 13 attempt करने हैं, एक भी छोड़ के नहीं आना है. Clear? चलिए next instruction क्या है? Separate instructions are given with each section. अब हर सेक्शन में, यानी सेक्शन का मतलब जब आपको रीडिंग स्किल्स के क्वेश्चन दिए होंगे उसमें सेपरेट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपको किस तरीके से आंसर करना है, आपको क्या करना है, लेटर है, पैसेज है, क्या है, और वहां पर वर्ड लिमिट कितनी है. क्लियर? तो सेपरेट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं. And question, wherever necessary read these instructions very carefully and follow them. सारे instructions जो है बहुत ही carefully पढ़ने हैं और उन्हें जो है अच्छे से follow करते हुए ही अपने answers लिखना है. Do not exceed the prescribed word limit while answering the questions. यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको एक वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है, दी गई है, और आप उन वर्ड्स को एक्सीड नहीं कर सकते हो. अब आप पूछेंगे मैम अगर दिया हुआ है कि आंसर शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स, तो क्या 100 हम काउंट करेंगे? नॉट एट ऑल. आप जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आप जो है खुद ब खुद देखते जाएंगे कि 100 to 120 वर्ड्स की अगर लिमिट दी है तो वो कितने पैराग्राफ्स या कितने पेज में बैठता है मेरा आंसर. यानी देखकर समझ आ जाना चाहिए कि वो कितने वर्ड्स का आंसर हो रहा है. राइट? बिकॉज एग्जामिनर भी जो है आपकी जो कॉपीज चेक करने वाले हैं, दे विल नॉट काउंट. राइट? उनके पास इतना टाइम नहीं है कि दे आर गोना काउंट की 1 2 3 वर्ड्स. वो भी जो है देखकर समझ जाते हैं कि आपने वर्ड लिमिट एक्सीड की है या फिर आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं. क्लियर? चलिए, हमें समझ आ गया है कि इंस्ट्रक्शंस में हमसे क्या कहा गया. अब हमें जो है क्वेश्चन पेपर के पार्ट ए में जो है टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. यानी हमें जो टोटल 80 मार्क्स का पेपर दिया गया है उसमें से 40 जो है वो हमारे पार्ट ए में है. अब इस 40 मार्क्स में हमसे क्या क्या पूछा गया है? इन 40 मार्क्स के अंदर हमसे पूछा गया है रीडिंग का पार्ट. यानी ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपकी रीडिंग स्किल्स जो है वो चेक होने वाली हैं. क्लियर? ये होंगे टोटल 20 मार्क्स के, एंड दीज 20 मार्क्स आर रियली वेरी इजी टू स्कोर. क्योंकि ये 20 मार्क्स इजीली स्कोर करना इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि रीडिंग के पार्ट में जो आपको पैसेजेस दिए जाएंगे और जो क्वेश्चंस किए जाएंगे उनके आंसर्स जो हैं उन्हीं पैसेज में आपके सामने प्रेजेंट होंगे. तो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स यानी कि डायरेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं पैसेज को, उसकी स्पीड पढ़ने की, उसको समझने की, तो वो अगर बहुत अच्छी सी हो गई है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो पैसेजेस की, तो फिर ये 20 मार्क्स जो है बड़ी इजीली आप स्कोर कर सकते हो. रिमेनिंग जो 20 मार्क्स हैं उनमें क्या पूछा गया है? तो उसमें 10 मार्क्स का पूछा गया है लिटरेचर का पोर्शन. अब लिटरेचर के पोर्शन से ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं. यहाँ पर लिटरेचर के जो आपके चैप्टर्स हैं, जो लेसन्स हैं, उनके जो है एक्सट्रैक्ट दे दिए गए हैं आपको. यानी उस लेसन का कोई ना कोई 1 या 2 पैराग्राफ्स आपको दे दिए जाएंगे और उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे. क्लियर? तो यहाँ भी आपकी रीडिंग स्किल्स जो है टेस्ट होंगी, जो आप ऑलरेडी घर पे कर चुके हो जब आप लिटरेचर की बुक्स पढ़ रहे हो. क्लियर? जो रिमेनिंग 10 मार्क्स बचते हैं 40 में से, उस पे पूछे गए हैं आपके ग्रामर के क्वेश्चंस. यानी जो ग्रामर पोर्शन हम अभी कवर कर रहे हैं उस पे बेस्ड है आपके क्या 10 मार्क्स के क्वेश्चंस. चलिए इंडिविजुअली देखते हैं कि रीडिंग में, लिटरेचर में और ग्रामर पोर्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. तो रीडिंग जो कि 20 मार्क्स का है उसमें आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है. यानी ये 20 मार्क्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं 10 और 10 में. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है डिस्कर्सिव पैसेज, यानी अ पैसेज विच इज बेस्ड ऑन अ डिस्कशन, जिसमें किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, ऐसा पैसेज आपको दे दिया गया है और उस पे बेस्ड दिए गए हैं आपको टोटल 12 क्वेश्चंस और इन 12 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 10. तो 12 क्वेश्चंस जो हैं वो बेस्ड होंगे इस पैसेज पे, और ये पैसेज पे जो 12 क्वेश्चंस बेस्ड हैं उनमें से जो भी 10 आप बिल्कुल श्योर हो कि दीज आर द करेक्ट आंसर्स आई नो, तो वहां आपको उन 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और आपके पास जो है 10 मार्क्स
पूरे पॉकेट में आ जाएंगे। यानी ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क, टोटल हो गए 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, तो 10 मार्क्स हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इसमें भी आपको चॉइस दी गई है, यू विल बी गिवन 2 पैसेजेस, आपको उनमें से एक को चूज करना है जो आप ज्यादा कंफर्टेबल हो अंडरस्टैंड करने में, समझने में, और उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से 10 आपको सिलेक्ट करने हैं। क्लियर है? जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज व्हाट, फैक्चुअल केस बेस्ड पैसेज, यानी जो फैक्ट्स पे बेस्ड होगा वैसा पैसेज आपको दे दिया जाएगा। इसमें कुछ डेटा दिए जाएंगे, सम स्टैटिस्टिक्स कैन बी गिवन, जिस पे बेस्ड क्या होगा आपका आगे के जो 12 क्वेश्चंस हैं वो होंगे। और इन 12 क्वेश्चंस में भी आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी वो 10 क्वेश्चंस जिनके लिए आप श्योर हो कि इनके आंसर्स मैं बिल्कुल करेक्ट हूं, समझ रहा हूं, 100% सही जाने वाले हैं, उन 10 को आपको सिलेक्ट करना है। यू नीड टू अटेम्प्ट, हर क्वेश्चन होगा 1 नंबर का फॉर 1 मार्क ईच, और आपको टोटल 10 मार्क्स यहां पे भी स्कोर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे का पोर्शन। तो हमें जो है पहला पार्ट है 40 मार्क्स, ये पता है। इसमें रीडिंग के जो 20 मार्क्स हैं, इनमें सबसे पहले क्या है, एक डिस्कर्सिव पैसेज, अभी बताया। तो आपको जो है ऐसे एक पैसेज दे दिया जाएगा। वी आर नॉट गोना रीड दिस पैसेज राइट नाउ, अभी नहीं पढ़ेंगे, जब इनके डिटेल सोल्यूशन डिस्कस करेंगे तब हम इन पैसेजेस को बहुत अच्छे से पढ़कर इनके आंसर्स देखेंगे। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग घर पर इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया है, तो आप अवेयर होना चाहिए कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है, अच्छे से हुई है, या फिर अभी भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्लियर? चलिए, तो आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा which is the first option of the first question, और ये जो पैसेज है इस पे बेस्ड आएंगे आपको टोटल 12 क्वेश्चंस, जिनमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे गए हैं कि पहला क्वेश्चन दे दिया आंसर ढूंढ के लिख दीजिए। यू हैव बीन गिवन व्हाट, 12 MCQs, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 चॉइसेस दी हैं, इसीलिए कहा है मल्टीपल चॉइस। और इन क्वेश्चन में एक चॉइस जो होगी, एक ऑप्शन जो होगा दैट वुड बी करेक्ट, जो सही होगा, और आपको वो सिलेक्ट करना है। तो टोटल 12 क्वेश्चंस में से वो 10 क्वेश्चंस जिनके क्वेश्चन और ऑप्शन से आप बिल्कुल अवेयर हो चुके हैं आफ्टर रीडिंग द पैसेज, तो आप जो हो उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? तो ये तो है आपके पास एक चॉइस, यहां पे दिया हुआ है 1 मार्क का ईच क्वेश्चन, आपके पास हो गए 10 मार्क्स स्कोर। अब इस ई पैसेज के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, कुछ जो है बड़ी क्रिएटिवली फॉर्म किए गए हैं इस बार क्वेश्चंस। सम आर इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, कुछ टेबल के फॉर्म्स में है, कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में है, तो दैट इज समथिंग वेरी क्रिएटिव, तो आपको सॉल्व करने में भी बहुत मजा आने वाला है। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, द सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, तो सिमिलरली आपके सारे 12 क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड में क्या है, आपको एक और पैसेज दिया है, इस पैसेज पे आपको कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, तो आपको वो सिलेक्ट करने हैं। कौन से भाई, 12 क्वेश्चंस जो हैं सेकंड पैसेज पे दिए हैं, और उस पैसेज पे क्या है, देखिए कुछ फैक्ट्स दिए हैं। मैंने बोला ना फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनमें कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, और उस पे बेस्ड आपको वापस 12 क्वेश्चंस हैं। ये आपके सारे फैक्ट्स थे, और इन पे बेस्ड क्या है, 12 क्वेश्चंस। अगेन आपको क्या करना है, इनमें से 10 को अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए आप श्योर हो कि हाँ भाई ये पैसेज मुझे समझ आ गया है, और 10 क्वेश्चंस जो हैं ये हैं जो मुझे बहुत क्लियरली 100% श्योर हूँ, वो 10 आप अटेम्प्ट करके आएंगे। अगेन द सेम थिंग, ये भी क्या है, MCQ के फॉर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे इस तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। So these are the 12 questions, you need to attempt 10 of them. अब क्या है भाई, अब इसी रीडिंग में क्या है, एक लिटरेचर का पार्ट अभी देखा, वो लिटरेचर कितने का है, 10 मार्क्स का। तो टोटल 40 जो है पार्ट ए के, उसमें से 20 मार्क्स में 2 जो है वो 10-10 मार्क्स के पैसेजेस हो गए। अब आपके पास क्या बचा, जो रिमेनिंग 20 बचे, उनमें से 10 जो है वो आपका लिटरेचर ले जाएगा। यानी लिटरेचर में से क्या आएगा, एक आएगा आपके पास प्रोज एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो आपके लेसन्स और चैप्टर पे बेस्ड है, जिसे हम कह देते हैं प्रोज। ओके, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट यानी कुछ पार्ट जो है आपको दे दिया जाएगा। और सेकंड जो क्वेश्चन होगा, यानी तो क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको किसी पोइट्री का एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा। यानी आपकी जो बुक्स हैं उनमें जो पोएम्स दी गई हैं
हैं उनमें से एक पोयम लेकर उसका एक्सट्रैक्ट आपको दे दिया जाएगा। क्लियर? दोनों क्वेश्चंस जो हैं थर्ड एंड द फोर्थ क्वेश्चन, इनमें जो है आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5 क्वेश्चंस विल बी गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3, 5 विल बी गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4 और आपको इन 5 को अटेम्प्ट करना है। क्लियर? तो यू अटेम्प्ट द 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एनी वन एक्सट्रैक्ट, यानी यहां पर आपको चॉइस दी गई है। प्रोज के 2 दिए होंगे, सिमिलरली पोइट्री के भी 2 क्वेश्चंस दिए होंगे और इनमें से आपको किसी भी एक एक्सट्रैक्ट को, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के एक एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का एक एक्सट्रैक्ट लेना है और दोनों के 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? तो ये क्या हुआ, 5 मार्क्स के ये, 5 मार्क्स के ये, टोटल 10 मार्क्स आपके पास यहां आ गए रीडिंग सेक्शन के लिटरेचर पार्ट से। अब क्या बचता है भाई, पहले तो देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं हमको। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको हमें क्या बताया गया था जनरल इंस्ट्रक्शंस में कि हर एक क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअली कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो ये पढ़ना बड़ा जरूरी है क्योंकि इफ यू विल नॉट रीड की एनी वन पूछा है, बहुत बार ऐसा होता है, अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है बट बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है एनी वन को नहीं पढ़ते हैं एंड दे अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चंस। क्या होता है फिर, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हो, लास्ट में आपके पास टाइम ही नहीं बचता है टू राइट द करेक्ट लिटरेचर आंसर्स, राइट? तो इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना बड़ा कंपलसरी है। तो यहाँ आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक एक्सट्रैक्ट सिलेक्ट करना है और उसके जो 5 क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना है। क्लियर? तो ये दिया है आपको एक एक्सट्रैक्ट, आप क्या करेंगे, ये एक्सट्रैक्ट पढ़ते से ही आपको समझ आना चाहिए ये कौन से लेसन का है, तभी आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रही है। क्लियर? तो ये एक एक्सट्रैक्ट दिया है और इस पे बेस्ड दिए हैं आपको क्या, 5 क्वेश्चंस। अगर आपको ये एक्सट्रैक्ट अच्छा लगा तो आप इन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और जो मैं बोल रही थी कि क्रिएटिवली आंसर्स पूछे गए हैं, ये देखिए कितनी क्रिएटिव तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको जो है पढ़ने में बड़ा मजा आएगा और आप जब सॉल्व करेंगे तो आप भी क्रिएटिवली आंसर्स लिखने की कोशिश करिएगा। क्लियर? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए हैं टोटल 5 और आपको इनको अटेम्प्ट करना है इफ यू आर ओके विद दिस एक्सट्रैक्ट, अगर आप इस एक्सट्रैक्ट को चूज करना चाहते हो। सिमिलरली आपको दी है दूसरी चॉइस, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट ऑप्शन जिसमें आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया है और अगर आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते से ही समझ गए ये कौन से लेसन का है तो आप इनके 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सिमिलरली देखिए आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, दिस इज अगेन वन मोर क्रिएटिव आंसर। क्लियर? तो ये आपको 5 क्वेश्चंस हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि जो आपका पोएट्री एक्सट्रैक्ट है उसमें भी आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं एंड यू नीड टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ देम। जो भी पोएटिक एक्सट्रैक्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, यू आर वेल वर्स्ड विद इट, तो वहां पर आप उसके 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। क्लियर? तो ये जो है आपका पहला पोएट्री एक्सट्रैक्ट है और इस पे बेस्ड है आपके अगेन 5 क्वेश्चंस। क्लियर? सिमिलरली ये है आपका दूसरा एक्सट्रैक्ट, इस पे आपके बेस्ड है 5 क्वेश्चंस। तो जो भी क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में जिस भी ऑप्शन से यू आर वेरी वेल कंफर्टेबल, जिसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, उसके 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? अब क्या बचता है भाई, 40 मार्क्स जो है पार्ट ए के, उसमें से 20 रीडिंग देख लिया हमने, किस तरीके के पैसेज दिए हुए हैं आपको। फिर 10 मार्क्स का क्या है, लिटरेचर पे बेस्ड एक्सट्रैक्ट है, उसमें आपको ऑप्शंस हैं तो वो आप क्लियर हो गए हैं। फिर थर्ड क्या है, थर्ड है आपका ग्रामर पोर्शन, यानी इस पे आएंगे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या हैं भाई, ये जो है 3 डिफरेंट वैरायटी में दिए हुए हैं, आपको 3 टाइप में डिवाइड किया है 3 क्वेश्चंस को। क्लियर? ऐसा नहीं है कि 10 के 10 आपको गैप फिलिंग दे दिए हैं या चूज द करेक्ट दे दिया है, ऐसा नहीं है। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, उसमें दिया है कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पे आपको जो पैराग्राफ दिया है उसमें जो गैप्स हैं, जो ब्लैंक्स हैं, उनको फिल करना है। तो ये तो आपका गैप फिलिंग का एक क्वेश्चन हो गया जिसमें टोटल कितने 3 MCQs यानी 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। क्लियर? तो यहाँ आपको क्या करना है, जो पैराग्राफ दिया है उसमें जो 3 ब्लैंक्स हैं उन 3 ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? फिर आपको इसी सेक्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, जिसे कैसे करना है भाई, इसमें कंप्लीट द नरेशन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स।
नरेशन यानी जब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तब हम देखेंगे नरेशन यानी जब बातचीत हो रही है। तो इसमें जो है एक बातचीत दी गई है, कॉन्वर्सेशन दिया गया है और आपको उस पे बेस्ड पूछे गए हैं टोटल 3 MCQs यानी 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपको वहां पे भी पर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हैं। यू हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस पे जो है डायरेक्टली ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं पे बेस्ड आपको क्या दिए हैं, टोटल 6 MCQs दिए हैं, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 ऑफ देम। 6 क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 10 मार्क्स है टोटल। यहां हो गए आपके 3 मार्क्स स्कोर, यहां पर हो जाएंगे द नेक्स्ट 3 यानी 3 and 3 6। रिमेनिंग कितने बचते हैं 10 में से 4 मार्क्स। तो टोटल 6 में से आपको 4 मार्क्स स्कोर करने के लिए यहां 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ग्रामर पोर्शन भी जो है 3 क्वेश्चंस में बाइफर्केट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको जो है वैरायटी मिले और एग्जामिनर इज एबल टू चेक कि आप जो है हर टॉपिक के लिए, हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं। क्लियर? तो अब देख लेते हैं भाई किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। तो ग्रामर पोर्शन में पहले दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट अबाउट द वंगल फेस्टिवल ऑफ मेघालय। यानी एक जो है मेघालय का फेस्टिवल है उस पे बेस्ड आपको एक जनरल पैराग्राफ दिया है और आपको दे दिए हैं क्या, कुछ ब्लैंक्स। और इन ब्लैंक्स पे जो है आपको कौन सा ऑप्शन सूटेबल लग रहा है, जो कि अगेन बेस्ड है, देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, बेस्ड है किस पे, आपके ग्रामर पोर्शन पे। आगे देखेंगे तो आर्टिकल्स का भी यूज है। तो आप जो है इस तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 5 के जो 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जो 3 ब्लैंक्स दिए हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड एंड द थर्ड ब्लैंक, इनको फिल करने के लिए आप जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका ग्रामर पोर्शन का पहले 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? बहुत इजी है। अगर अभी लग रहा है कि बड़ा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन यू विल बी देयर, कि जब आपको सारे ग्रामर के पोर्शंस जो है क्लियर हो जाएंगे, जैसे टेंसेस क्लियर है, मॉडल्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं, तो अब जो है आगे का बच्चा है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए बड़े इजी लगेंगे। क्लियर? कुछ भी हार्ड नहीं है, तो ये मत सोचिएगा कि बड़ा हार्ड सैंपल पेपर दिया है। और अगर जो है हार्ड लग भी रहा है तो डोंट वरी, सेम टू सेम सैंपल पेपर नहीं आने वाला है। आपको एक आइडिया दिया है कि दिस इज द हाईएस्ट लेवल, ये जो है सबसे हाई लेवल है जहां तक हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है इसके अराउंड आ सकता है, यानी कि थोड़ा इजी या मीडियम रेंज में भी आ सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल कि सिर्फ भैया एग्जैक्टली यही लेवल दे दें। क्लियर? तो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत लेवल जो है कम होगा, बट ये भी आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करें बिल्कुल राइट सेंस में। डेली एक ना एक पैसेज प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के करें, तो तब क्या होगा, आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन 5 देख लिया है। ये जो है नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ क्रिएटिव क्वेश्चन। क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट वेनूज नरेशन। यहाँ पे वेनू जो है वो कुछ बातचीत कर रहा है सेकेंड पर्सन से, देयर इज अ कॉन्वर्जेशन, एक जो है वार्तालाप हो रहा है और इसे हमें कंप्लीट करना है। क्लियर? तो हमें पिक्चर्स में जो है यहाँ पर दे दिया है, कॉल आउट्स लगा दिए गए हैं, कुछ शेप बना हुआ है और वो क्या बातचीत कर रहे हैं वो हमको बता दिया गया। इस पे बेस्ड जो है हमको कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। ये देखिए जहां पे आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ब्लैंक दे दिए हैं। ये आपके तीनों ब्लैंक्स हैं और आपको इन्हें फिल करना है बेस्ड ऑन द कॉन्वर्जेशन, यानी इनकी जो बातचीत हो रही है वो आपको समझ के ये देखना है कि यहाँ एग्जैक्टली क्या आ रहा होगा। कैसे पता चलेगा भाई? ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी MCQs है, यानी आपको मल्टीपल चॉइस दी गई है और आपको जो है इनमें से राइट आंसर चूज करना है। अब बीच बीच में यू विल बी गिवन टेक्स्ट टू बी यूज्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, यानी जिन्हें अनफॉर्चुनेटली थोड़ा कम दिखाई देता है, उनके लिए ये टेक्स्ट दिया है कि वो पिक्चर में जो दिया हुआ है, कॉल आउट में जो शेप में आपके लिए नरेशन, एक कॉन्वर्जेशन दी है, वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनके लिए ये अलग से यहाँ पर दिया होता है। क्लियर? तो आपको अगेन 3 क्वेश्चंस दिए हैं और यू हैव टू सी कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है इन ईच ब्लैंक। क्लियर? फिर है द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या दिया है, आपको जो रिमेनिंग 4 मार्क्स है वो यहीं से स्कोर करने हैं। सो यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर एनी 4, यानी टोटल 6 क्वेश्चंस में से सिर्फ 4 जो है अटेम्प्ट करने हैं। और क्या करना है, अगेन यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो आपको ब्लैंक्स दे दिए गए हैं
जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे आपके मॉडल्स हैं, तो देखिएगा करके कि बन रहे हैं कि नहीं, बहुत इजीली बन जाएंगे। अगर आप बिल्कुल राइट कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको बहुत इजीली लगेगा ये क्वेश्चन। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ग्रामर बेस्ड 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इन 6 में से, जो भी 4 आपके लिए बिल्कुल श्योरिटी वाले हैं कि दीज आर द वंस जो मुझे बिल्कुल 100% 4 मार्क्स दिलाने वाले। क्लियर? तो ये आपके 6 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब क्या बचता है भाई? अब आता है आपका सेक्शन या पार्ट बी, जो क्या होगा, रिमेनिंग मार्क्स का। तो इसमें जो है पहले आपको दे दिया है राइटिंग सेक्शन, यानी कि आपकी राइटिंग स्किल्स जो है यहाँ पे टेस्ट होंगी। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस पे बेस्ड आपको लिखना है आपका पैराग्राफ, आपका लेटर, यानी आप यहाँ पर लिखोगे अपने दिमाग को यूज करके क्रिएटिवली, फॉलोइंग द राइट फॉर्मेट। फॉर्मेट देखना बड़ा जरूरी है, और राइट फॉर्मेट भी आपको सीबीएसई ने दिया है, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो पहले जो है आपको राइटिंग सेक्शन दिया है ऑफ 10 मार्क्स, और इन 10 मार्क्स में आपको अगेन क्या दिया है भाई? 2 तरीके के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 में यू हैव बीन आस्क्ड अ लेटर, यानी आपको एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है, जो कि अगेन 5 मार्क्स का है। और यहाँ पे भी आपको 2 चॉइसेस दी गई हैं, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस दिए हैं लेटर में, आपको इनमें से किसी एक को चूज करना है, और आपको क्वेश्चन नंबर 8 में उसे 5 मार्क्स के लिए उस लेटर को कंप्लीट करना है, लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, वो है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि कुछ आपको डेटा दिए होंगे, आपको उसका एनालिसिस करना है, आपको उसको समझना है, और फिर उस पे बेस्ड आपको पैराग्राफ लिखना है। तो ये आपके रिमेनिंग 5 मार्क्स का हो गया। टोटल क्या हुआ राइटिंग स्किल्स? 10 मार्क्स का विथ 2 क्वेश्चंस। इसमें भी आपको 2 जो है चॉइसेस दी हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ देम। क्लियर? तो ये 10 मार्क्स हो गए आपकी राइटिंग के। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। अब 100 to 120 जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अवेयर नहीं हो पाएंगे कि 120 वर्ड्स दिखते कितने पेज में है, कितने पैराग्राफ्स में आते हैं, काउंट नहीं करना है। क्लियर? तो आपको पहले क्वेश्चन दिया है, यू आर तबस्सुम तरुण, अ रेसिडेंट ऑफ सत्यनगर कॉलोनी। यू हैव बीन गिवन कि आपका नाम क्या है, अपना ओरिजिनल नाम मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे नाम दिया है आपको वही लिखना है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फिर आपको आपका एड्रेस भी दिया है कि आप सत्यनगर कॉलोनी में रहते हैं, आपकी सिटी का नाम सब दिया है, भुवनेश्वर उड़ीसा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव नोटिस्ड दैट सम रेसिडेंट्स ऑफ योर कॉलोनी आर रिपीटेडली फ्लाउटिंग क्वारंटीन रूल्स laid out during the outbreak of COVID-19 pandemic। यानी कि आपको यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है कि आपकी कॉलोनी में कुछ लोग हैं जो रूल्स जो हैं ब्रेक कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकली पैंडेमिक के लिए बनाए गए हैं। क्लियर? राइट अ लेटर टू द SHO ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन, यानी कि जो हेड होते हैं, इंचार्ज होते हैं एक पुलिस स्टेशन के, उस ऑफिसर को आपको लेटर लिखना है। ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स द सेम, यानी ये जो सिचुएशन है इसके बारे में बताते हुए आपको SHO को लेटर लिखना है, पुलिस ऑफिसर को, टुवर्ड्स द सेम, यानी सेम सिचुएशन बतानी ही आपको लेटर में। एक्सप्लेन हाउ सच एक्ट्स इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी एंड रिक्वेस्ट इमीडिएट इंटरवेंशन एंड स्ट्रिक्ट एक्शन। अब इस लेटर में क्या क्या करना है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली बता दिया है, उस पे बेस्ड आपको लिखना है। क्या? सबसे पहले आपको आपका नाम और एड्रेस दे दिया है, तो सेंडर्स एड्रेस में आपके पास हो गया। सेकेंडली आपको किसको लेटर लिखना है वो भी दे दिया है। थर्ड थिंग आपको क्या बताना है कि भाई मैं किस सिचुएशन से रिलेटेड लेटर लिख रहा हूँ, तो वो भी आपको बता दिया है। फोर्थ आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि कैसे ये जो एक्शंस हैं, जो रेसिडेंट्स जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, उनके कुछ एक्शंस की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर पड़ सकता है, वो आपको बताना है। उसके बाद आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज आप आके इस मामले को देखिए और कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। क्लियर? तो पहला आपके पास ऑप्शन है कि आपको इस पे लेटर लिखना है, विच इज अ फॉर्मल लेटर। सेकेंड आपके पास चॉइस है, यू आर वैजंती और विजय फ्रॉम प्रकाशम नगर। ये प्रकाशम नगर एड्रेस दे दिया है, नाम दे दिया है, सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश। राइट, व्हाट यू नीड टू राइट? राइट अ लेटर टू बुक हेवन स्टोर रिक्वेस्टिंग होम डिलीवरी ऑफ द बुक्स। आपको एक बुक स्टोर का नाम दिया है, वहां पर आपको लेटर भेजना है कि मेरी जो बुक्स मैंने ऑर्डर की है उनको आप होम डिलीवरी कर दीजिए, यानी घर तक
भेज दीजिए। स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल, और कुछ स्टेशनरी का और कुछ आर्ट यानी जो ड्राइंग वगैरह पेंटिंग वगैरह के लिए भी आपने कुछ ऑर्डर्स दिए थे, वो चीजें भी आप मेरे घर पे होम डिलीवरी करवा दीजिए। यू हैड ऑर्डर टेलीफोनिकली, आपने फोन करके ऑर्डर किया था। शेयर द रीजन फॉर बीइंग अनेबल टू पिक अप द गुड्स इन पर्सन, यानी आपको इस लेटर में ये भी रीजन देना है कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से मैं खुद नहीं आ पाई इन पर्सन, यानी कि मैं पर्सनली नहीं आ पाई हूं अपना ऑर्डर पिक करने, वो रीजन भी आपको देना है। बिल्कुल क्लियरली रीजन मेंशन करना है। कंफर्म योर एड्रेस डिटेल्स एंड अ कन्वीनियंट टाइम स्लॉट, और इस लेटर में आपको ये भी बताना है कि मेरा एड्रेस क्या है, किस एड्रेस पे आपको भेजना है और किस टाइम पे मैं अवेलेबल होती हूँ अपने घर में, ताकि उसी टाइम स्लॉट में आप जो हो मुझे मेरा ऑर्डर डिलीवर करने आ जाओ। क्लियर? तो आपको हर लेटर में क्या लिखना है वो भी आपको क्लियरली मेंशन्ड है। तो अगर आपको लगता है दिस इज द लेटर जो मैं बहुत अच्छे से लिख पाऊंगा बिकॉज ये अभी की करंट सिचुएशन चल रही है, तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको लगता है नहीं आई एम कंफर्टेबल विद दिस, तो आप ये लेटर अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 5 मार्क्स। नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है एनालिटिकल ग्राफ, यानी आपको एक दो ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में से, उनमें से आपको एक को अटेम्प्ट करना है, विच इज अगेन ऑफ 120 वर्ड्स, यानी 100 से लेके 120 वर्ड्स में ही आपको ये आंसर लिखना है। The chart below displays data about the number of digital devices purchased in ऋषुनगर across the year 2015 to 2019, यानी कि आपको दिया गया है कि ऋषुनगर में 2015 से 2019 तक क्या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसेस खरीदी गई हैं, और उनके बारे में आपको डेटा दिया है कि डिवाइसेस फिगर्स इन थाउजेंड्स, यानी कि 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, ये होगा 1 लाख, ये होगा 1,20,000, यानी ये जो है टोटल नंबर है कि कितनी डिवाइसेस जो है खरीदी गई हैं। आपको हर साल का डेटा दिया है कि 2015 में कितने खरीदे गए, 2016, 17, 18 एंड 19। क्लियर? और फिर आपको ऊपर दिया है डिजिटल डिवाइसेस परचेज्ड अक्रॉस ईयर्स इन ऋषुनगर, यानी ये आपकी हेडिंग है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है कि ये किस बारे में चार्ट है। और दो कलर्स क्यों दिए हैं, ब्लैक और ग्रे, वो भी दिया है कि जो ब्लैक कलर है वो बता रहा है कि कंप्यूटर्स कितने खरीदे गए उस पर्टिकुलर ईयर में, और ग्रे कलर बता रहा है कि स्मार्टफोन्स कितने खरीदे गए उस पर्टिकुलर ईयर में। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक ग्राफ जिसमें आपको डेटा दिया है, और इसीलिए इसे हमने क्या किया, एनालिटिकल ग्राफ बोला है, यानी यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया है, नहीं हम बार्स कहते हैं। तो ये बार ग्राफ में आपको कुछ डेटा दिया है, आपको उसी को एनालाइज करके क्या करना है, देखते हैं भाई क्या बोला है करने के लिए। फॉर विजुअली ओके, जो नहीं देख सकते हैं उनके लिए यहाँ पर डेटा दे दिया है, तो यहाँ पे आप इसे फॉलो नहीं करेंगे। सी इट्स अ वेरी डिफरेंट, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट दिया है। इट्स अबाउट अ जेंडर, ईयर इन कॉलेज और समथिंग। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन अलग है, जो विजुअली इम्पेयर्ड किड्स हैं उनका अलग है। रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ओके, तो पहला ऑप्शन दे दिया है आपको, और उस पर बेस्ड आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है कि आप क्या एनालाइज कर पा रहे हो फ्रॉम द बार ग्राफ। सेकेंड जो आपको ऑप्शन दिया है वो क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फॉर एन आर्टिकल। एक्सेप्ट यानी कि जो आपको एक हिस्सा दे दिया है, पार्ट दे दिया है पूरे आर्टिकल का। दैट अपीयर्ड इन द मैगजीन सेक्शन ऑफ अ लोकल डेली, कोई मैगजीन है लोकल डेली, उसमें जो मैगजीन का एक सेक्शन है जहां पर आर्टिकल दिए जाते हैं, उस आर्टिकल में से आपको कुछ पार्ट दे दिया है। क्लियर? क्या है आर्टिकल, द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक इज इम्प्रैक्टिकल। उस आर्टिकल में बात हो रही है कि जो प्लास्टिक का यूज है उस पर बैन करना इम्प्रैक्टिकल, यानी बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। द पर्पस ऑफ आर्टिकल्स लाइक बैग्स एंड पैकेजिंग, जो इनका पर्पस है, किसका, जो प्लास्टिक की थैलियां होती हैं, बैग्स होते हैं, या प्लास्टिक को यूज करके जब कोई चीज को पैक किया जाता है, इज अल्टीमेटली टू मेक ह्यूमन लाइफ इजियर। इसे हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ह्यूमंस की लाइफ थोड़ी आसान हो जाए, इजी हो जाए। प्लास्टिक आर्टिकल्स डू दिस वेल, और जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो इस चीज में हमारी बड़ी आसानी से हेल्प करती हैं। सो दे शुड नॉट बी बैन। तो इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि प्लास्टिक को बैन नहीं करना चाहिए। क्लियर? राइट अ पैराग्राफ टू एनालाइज द गिवन आर्ग्यूमेंट। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है और आपको एनालाइज, यानी आप जब इसे पढ़ रहे हो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, इम्प्रैक्टिकल चीज है, आई एम इन सपोर्ट ऑफ इट, या फिर आपको ये पढ़ के लग रहा है कि भाई बिल्कुल गलत है, प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करता है, तो ये गलत है। क्लियर? तो आपको इस तरीके से एनालाइज करना है।
You could think about what alternative explanations, आप जो हो कुछ alternative यानी कि इसके अलावा कुछ explanation, कुछ चीज जो हो समझा सकते हो, might weaken the given conclusion, यानी आप जो भी स्टेटमेंट्स दोगे, आप जो भी एनालिसिस करोगे, उन स्टेटमेंट्स की वजह से ये पैराग्राफ जो है वीक पड़ जाना चाहिए, यानी आपके स्टेटमेंट्स जो है इसके ऑपोजिशन में होना चाहिए कि आप इसके खिलाफ हो, और वो स्टेटमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल उसको पढ़ के लगे कि ये गलत है। क्लियर? एंड इंक्लूड रैशनल और एविडेंस दैट वुड स्ट्रेंथन और काउंटर द गिवन आर्ग्यूमेंट, या फिर तो भाई अगर आपको लगता है कि जिसने भी आर्टिकल लिखा है बिल्कुल सही लिखा है और आप इसमें कुछ और पॉइंट्स जोड़ना चाहते हो जिससे ये आर्टिकल और स्ट्रेंथन हो जाए, यानी कि और स्ट्रॉन्ग हो जाए, बिल्कुल ये आर्टिकल को आप सपोर्ट कर दो। क्लियर? तो इसमें आपको क्या करना है, इस आर्टिकल को एनालाइज करके पैराग्राफ लिखना है, या तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट खिलाफ कि नहीं ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है, प्लास्टिक शुड बी बैन्ड, और आप जो हो कुछ स्टेटमेंट्स दोगे कि कुछ प्रूफ दोगे कि हाँ भाई बिल्कुल सही है प्लास्टिक को बैन करना, या फिर इसके सपोर्ट में लिखोगे कि प्लास्टिक का यूज जो है वो इम्प्रैक्टिकल है, क्यों है, ये जो पॉइंट्स दिए हैं उसके अलावा आपको पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे कि इस वजह से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि ये इम्प्रैक्टिकल है। क्लियर? तो यहाँ आप एनालाइज करके इस आर्टिकल पे अपना पैराग्राफ लिखोगे। अब है हमारा द नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन बी, या इसी को आप पार्ट बी भी कह सकते हो। क्लियर? तो ये है टोटल हमारा लिटरेचर पे बेस्ड, यानी आपकी जो दो टेक्स्ट बुक्स हैं, द मेन कोर्स बुक एंड द सप्लीमेंट्री बुक, उस पे बेस्ड है आपके ये 30 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्लियर? अब देखिए आप ऑलरेडी पार्ट ए में देख चुके हैं टोटल कितने 50 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिसमें से आपने 20 देखे थे रीडिंग में, 10 देखे थे लिटरेचर पे बेस्ड जो आपके एक्सट्रैक्ट थे वो, 10 थे किस पे बेस्ड, आपके ग्रामर पे, और बाकी के 10 बेस्ड थे आपके राइटिंग स्किल्स पे। तो टोटल कितना हो गया 50 मार्क्स यहाँ पे, रिमेनिंग 30 जो है वो आपके पार्ट बी या सेक्शन बी में रख दिए गए हैं। क्लियर? और ये एंटायरली बेस्ड है ऑन व्हाट, योर लिटरेचर पोर्शन। तो इसमें आता है द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, और ये है टोटल 8 मार्क्स का। अब इन 8 मार्क्स को एक ही क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसे डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में पहला है ए पार्ट, फिर है आपका बी पार्ट। अब इस ए पार्ट में यू हैव टू आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द 3, यानी आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं विच इज एंटायरली बेस्ड ऑन योर लिटरेचर पोर्शन, आपके लिटरेचर पे ही बेस्ड है। उन 3 में से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल कितना है भाई, ये टोटल 8 मार्क्स का है, इसमें हो गए 2 क्वेश्चंस जो कि होंगे आपके 2 मार्क्स के ईच। तो ये हो गया 2 into 2, यानी ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए किसमें, क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट में। जो नेक्स्ट पार्ट है भी उसमें भी सिमिलर चीज की गई है, यू हैव टू आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द 3, यानी आपको 3 मेंशन किए गए हैं क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे भी 2 ही अटेम्प्ट करने हैं जो अगेन 2 मार्क के होंगे पर क्वेश्चन। ये भी हो गया 4 मार्क्स, ये हो गए टोटल 8 मार्क्स के। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास 2 पार्ट्स हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन 2, 4 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस। क्लियर? फिर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है 12 मार्क्स का। अब इस 12 मार्क्स के लिए भी आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं दिया गया है, आपके पास है 2 पार्ट्स ए और बी। क्लियर? ए में है आंसर एनी 2 from 3, अगेन आपको 3 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। और बी में भी आपको यही करना है, 2 क्वेश्चंस दिए, 3 दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में आपको दिया क्या है एग्जैक्टली। तो लिटरेचर स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स, यानी कि यहां पर आपको हर क्वेश्चन को 20 से 30 वर्ड्स की लिमिट में ही आंसर करना है। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, तो 2 मार्क के एक क्वेश्चन हो गए, टोटल आपके पास 4 क्वेश्चंस हो गए, तो ये जो है वो हो जाएंगे 8 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास आएंगे 4 मार्क्स, क्योंकि आपको दिए गए हैं कितने 3 क्वेश्चंस, आपको इनमें से 2 को चॉइस करना है। देख लीजिए आपको जो भी 2 क्वेश्चंस लगते हैं बड़े इजी हैं, लिटरेचर पोर्शन में से दिया गया है, आपको वो 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बस रिमेंबर क्या करना है, एक चीज याद क्या रखनी है कि 20 to 30 वर्ड्स की लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। फिर सिमिलरली 10
इनके बी पार्ट में आपको एनी 2 क्वेश्चंस दिए हैं, अगेन 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन, तो टोटल आपके पास 2 क्वेश्चंस हो गए 4 मार्क्स के। क्लियर? तो इनमें भी 3 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। फिर सिमिलरली आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स, यानी कि अब यहाँ पर मार्क्स भी बढ़ जाएंगे और वर्ड्स की लिमिट बढ़ जाएगी। वहाँ पे 20 to 30 वर्ड्स है क्वेश्चन नंबर 10 में, और आपका पर क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। यहाँ पर आपकी लिमिट बढ़ गई है 40 to 50 वर्ड्स में, और आपका यहाँ पे पर क्वेश्चन जो है वो है 3 मार्क्स का। क्लियर? 1 मार्क जो है एक्सीड हो गया है। तो यहाँ आपको अगेन 2 पार्ट्स में 11 का ए पार्ट और सिमिलरली 11 का बी पार्ट दिया है। ए पार्ट में आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, यू नीड टू चूज एनी 2, कोई 2 चूज कीजिए जो आप बिल्कुल कंफर्टेबल है लिखने में आंसर्स, और वो 2 क्वेश्चंस आप यहाँ पर कितने 40 to 50 वर्ड्स में लिख दीजिए। सिमिलरली इसका बी सेक्शन भी ऐसा ही है, जिसमें आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं और आपको क्या करना है, आपको कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? फिर क्या बचता है, फिर बचते हैं आपके 10 मार्क्स। कैसे? अभी देखा आपका क्वेश्चन नंबर 10 में 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 11 में हो गए 12 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स यहाँ भी गए। 50 पढ़ चुके, 20 70 हो गया। रिमेनिंग 10 मार्क्स जो हैं वो अगेन लिटरेचर पे ही बेस्ड है, हमारा सेक्शन लिटरेचर का चल रहा है, और इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बेस्ड है आपकी 2 बुक्स पे। क्वेश्चन नंबर 12 इस सैंपल पेपर में दे दिया है बेस्ड ऑन योर बुक फर्स्ट फ्लाइट। क्लियर? आपकी जो बुक है जिसका नाम फर्स्ट फ्लाइट है, उस पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको जो क्वेश्चन है वो टोटल 5 मार्क्स का है, यानी वर्ड लिमिट फिर एक्सीड हो गई। क्लियर? तो 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आपको क्या दिए हैं, अगेन 2 ऑप्शंस दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें आपको दिया है कि एक जो है एक्सट्रैक्ट दे दिया है आपके लेसन का, और उस पे बोला है कि इसको समझ के डायलॉग्स लिखिए आगे के। क्लियर? और दूसरे क्वेश्चन में कुछ लाइंस दी हैं और आपको बोला है कमेंट ऑन देम, यानी आपकी क्या राय है वो लिखिए। तो इन 2 क्वेश्चंस में से जी जो भी क्वेश्चन आप कंफर्टेबल है, आपको आता है, उसको आपको सिलेक्ट करना है और उसे आपको 5 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है। क्लियर? तो यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ दीज 2 ऑप्शंस। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वो किस बुक से है, वो है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एक आपको दिए हैं 2 ऑप्शंस। पहले क्वेश्चन में आपको कुछ लाइंस देके बोला है इलैबोरेट, यानी कि इसको बढ़ाकर लिखिए, इलैबोरेट यानी डिटेल में लिखिए। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, जस्टिफाई, यानी कुछ लाइंस दी हैं, जस्टिफाई यानी कि इसे सही साबित कीजिए। क्लियर? तो ये आपको उनमें आंसर्स देने हैं, और इन दोनों में से जो भी आपको क्लियरली पता है कि इसका आंसर क्या है, तो वहां आपको उसे अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 फ्रॉम द 2 ऑप्शंस, और यहाँ पे आपके 5 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं 12th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन कैसे हमें दिया है। तो ये जो है मैं बोल रही थी 3 ऑप्शंस बी के, वो हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स, यानी 5 मार्क्स के लिए वापस आपके 100 to 120 वर्ड्स की लिमिट आ गई। पहला क्वेश्चन दे दिया है आपको, कुछ लाइंस दी हैं फ्रॉम द चैप्टर, और आपको बोला है कि इमेजिन योरसेल्फ एज द प्ले राइट ऑफ द प्ले, यानी कि जिसने ये प्ले लिखा है, नाटक लिखा है, आप ही वो नाटक लिख रहे हो, ऐसा इमेजिन कीजिए। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, और जिस तरीके की आपकी समझ है, आप जो ये समझ पा रहे हैं, ऑफ द पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ नतालिया एंड इवान, यानी जो इस कैरेक्टर की जो बात हो रही है इस नाटक में, उन पे जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिली है, यानी कि आप वो कैरेक्टर के बारे में कितना जानते हो, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उस पे बेस्ड राइट अ डायलॉग बेस्ड ऑन एन इमेजिनरी इवेंट। आपको डायलॉग्स लिखने हैं इनके बीच में जो 2 कैरेक्टर्स दिए हैं, और क्या करना है कि इमेजिन करना है कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा और उसमें इनकी बातचीत कैसी होगी। क्लियर? इमेजिनरी इवेंट शोइंग अनदर आर्ग्यूमेंट बिटवीन देम, यानी इनके बीच में लड़ाई कराते हुए आर्ग्यूमेंट, बहस हो रही है, ऐसे डायलॉग्स आपको लिखने हैं। क्लियर? ये है आपका पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड कमेंट ऑन द डिफरेंस, यानी कि आपको ये जो 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं उन्हें पढ़ना है, पहला एक्सट्रैक्ट दूसरा एक्सट्रैक्ट। फिर आपको कमेंट यानी इनके बारे में लिखना है कि आप क्या समझे, किस पे बेस्ड, ऑन द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ हेल्प
बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ दीज टू स्टोरीज रिसीव्ड, यानी जब आप ये स्टोरीज पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि इन दोनों जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उसमें किसी न किसी तरीके से इस कैरेक्टर को हेल्प मिल रही है, कहीं से मदद मिल रही है। तो आपको ये लिखना है कि इस स्टोरी का जो कैरेक्टर है उसको किस तरीके की हेल्प मिली थी और जो सेकेंड कैरेक्टर है उसको किस तरीके की हेल्प मिली थी, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर? तो एक ऐसे कह सकते हैं कि दोनों पे एक एक क्वेश्चन दे दिया है कि दोनों में किस तरीके की हेल्प इनको मिली थी। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्या 12th क्वेश्चन के ऑप्शंस। जो आपका फाइनल क्वेश्चन है द 13th क्वेश्चन, इसमें दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। ऑब्वियसली 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 120 तक आपकी वर्ड लिमिट है। हरी सिंह सेज, आपको जो है एक लाइन दे दी है आपके एक्सट्रैक्ट की, आपके बुक से, राइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से दिया गया है ये एक्सट्रैक्ट। अनिल सक्सेसफुली एड्रेस द सिचुएशन बाय नॉट एड्रेसिंग इट एट ऑल। क्या दिया है कि अनिल ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया था बिना इस सिचुएशन को देखकर या उसके साथ लड़कर। इट elaborate based on you the reading of the thief's story, यानी कि ये जो स्टोरी है उसको आप पूरा पढ़ चुके हैं, उस पे बेस्ड इस लाइन को जो है elaborate कीजिए, इसे जो है प्रूफ कीजिए कि ये लाइन जो है बिल्कुल सही लिखी गई है कि अनिल सक्सेसफुली addressed the situation by not addressing it। क्लियर? या फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो चूज कर लीजिए कि रीड द फॉलोइंग कोट बाय एन अमेरिकन ऑथर ई हेल, यानी ई हेल ने जो ये लाइंस लिखी है उन्हें पढ़िए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस पे कमेंट करना है या आप कह सकते हो इस पे जस्टिफाई करना है, यानी जो ये लाइंस हैं उनका मीनिंग और इनसे उनका मतलब क्या है और आप क्या समझे वो पूरा एक आंसर में जिसकी 120 वर्ड्स की लिमिट होनी चाहिए उसे इलैबोरेट करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका सैम्पल पेपर है ऑफ ऑल द 13 क्वेश्चंस। और आपको किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के हैं, और सबसे अच्छी बात बहुत से क्वेश्चंस में एमसीक्यू दिए हुए हैं। अब इसकी जो है दो चीजें हैं, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। क्या कि एमसीक्यूज जो है बहुत कुछ आपके लिए इजी बना देते हैं और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, दो दो ऑप्शंस क्लियर लगने लगते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस हो सकता है कीजिए, जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे उतनी इजीली आपसे ये पेपर सॉल्व होगा। और बिल्कुल यकीन मानिए बहुत प्यारा पेपर बनाया गया है, बहुत क्रिएटिवली बनाया गया है और इससे लेवल जो है थोड़ा बहुत नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चंस तो कर लिए क्लियर। अब एक और चीज बचती है जो सीबीएसई ने हमें दी है, वो क्या, वो दिया है उन्होंने मार्किंग स्कीम, यानी कितने मार्क्स का हर एक सेक्शन है। अब आप तो बोलेंगे कि हमें ऑलरेडी पता है कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आने वाला है, पर इसमें पता है क्या सबसे अच्छी बात है कि आपको बता दिया है कि वो कितने कितने नंबर का किस किस चीज पे जो है चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर आपको मार्क्स देंगे। तो ये बड़ा अच्छी चीज दी गई है, क्या, द मार्किंग स्कीम। तो क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर के लिए आपको एक मार्किंग स्कीम दी गई है। जैसे पहला पार्ट जो 40 मार्क्स का है उसमें हर एक क्वेश्चन पे आपको किस किस चीज़ पे जज किया जाएगा, किस किस चीज़ पे आपके मार्क्स कटेंगे या आपको मार्क्स मिलेंगे, वो पूरा दिया गया है। और आपको आंसर्स भी दिए हैं, सॉल्यूशंस भी दिए हैं, वो आप मत देखिए, सॉल्यूशन की तरफ कोई नहीं देखेगा। सबसे पहले सब पेपर सॉल्व करेंगे घर पे और फिर आप जो है सॉल्यूशंस को देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि करेक्ट लिख रहा हूं कि नहीं। पर हम ये देख लेते हैं कि हर एक क्वेश्चन पे कैसे वो लोग जज करने वाले हैं, कौन, एग्जामिनर्स। पहला क्या है आपका डिस्कर्सिव, देख चुके हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कर्सिव का है जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या देखने वाले हैं वो लोग, जो है पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। क्लियर? ओनली वन आंसर फॉर ईच विल बी एक्सेप्टेड, किसी भी क्वेश्चन में दो आंसर्स नहीं लिखने हैं। अब ये लाइन मेंशन की है, इसका मतलब बच्चे ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के दो दो ऑप्शंस लिख के आ जाते हैं। दैट इज रॉन्ग, बिल्कुल वो नंबर नहीं मिलने वाले, 0 मिलेगा। तो आपको सिर्फ जो एक आंसर करेक्ट है उसे चूज करना है। 2 आंसर्स चोजन विल रिजल्ट इन 0 क्रेडिट ऑफ मार्क्स, यानी कि अगर आपने 2 आंसर्स लिखे उनमें से एक अगर सही भी हुआ तो भी एग्जामिनर उसको कट करके वहां 0 मेंशन कर देगा। तो एक ही ऑप्शन लिखिएगा जो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में तो आपके पास एमसीक्यू है, तो आपका पर ऑप्शन जो है सही होगा, उस पर आपको जज करेंगे, एग्जामिनर नंबर देगा। सिमिलरली ये सारे सॉल्यूशंस हैं वो हमें नहीं देखने हैं। फिर है सेकंड केस बेस्ड या फैक्चुअल पैसेज। सेकंड क्वेश्चन यही है कि आपको फैक्ट्स पे बेस्ड एक पैसेज दिया है, इसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं।
क्लियर? आपको एनालिसिस करना है और इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपको चीजें समझ के और आप क्या उससे समझे वो लिखना है, इंटरप्रेट करना है। इसमें भी 10 मार्क्स के हैं, सेम चीज, एमसीक्यू है, एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन एक्सेप्टेबल है, दो दो ऑप्शंस लिखेंगे तो वो कट हो जाएगा, यू विल गेट अ 0 मार्क। क्लियर? तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन जो करेक्ट है वो मेंशन करना है। फिर ये तो सॉल्यूशंस हो गए। थर्ड जो है आपका लिटरेचर का प्रोज एक्सट्रैक्ट, आपके लेसन पे बेस्ड जो एक्सट्रैक्ट है वो दिया गया है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ दोस, राइट? दो दिए हुए हैं, आपको एक अटेम्प्ट करना है। अब इस पे कैसे मार्किंग होगी? 1 into 5 is equal to 5 मार्क्स, राइट? आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ओनली वन आंसर। सिमिलर चीज दी गई है कि यहाँ पे भी एमसीक्यू है, तो एक क्वेश्चन का एक ही करेक्ट आंसर आप लिखेंगे और वही जो है कंसिडर किया जाएगा कि वो गलत है कि सही। दो लिखेंगे तो भाई वो आंसर तो गलत ही माना जाएगा। क्लियर? फिर है आपका फोर्थ क्वेश्चन, सेम पोइट्री का जो एक्सट्रैक्ट है उस पे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं एमसीक्यू, तो सेम चीज आपको मेंशन की गई है कि सही ऑप्शन पे आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? फिर है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द ग्रामर पोर्शन। इसके हैं 10 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल थ्री यानी कि 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 3 4। क्लियर? तो वहां पे आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं। अप्लाइंग कन्वेंशंस यूजिंग इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स विथ एक्यूरेसी, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिफाइंड है ग्रामर के उसी पे बेस जो है आपको आपके आंसर्स देने हैं। क्लियर? ओनली वन आंसर फॉर ईच विल बी एक्सेप्टेड। अगेन एमसीक्यू है तो एक ही आंसर एक्सेप्ट होगा, सेकंड में भी एमसीक्यू है एक ही आंसर एक्सेप्ट होगा, नेक्स्ट में भी एमसीक्यू है तो आपका पूरा ग्रामर पोर्शन जो है वो सिर्फ राइट आंसर पे ही एनालाइज किया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन यानी राइटिंग पार्ट, जहां पर आपको एक अटेम्प्ट करना है। आपको दिए हुए हैं क्या क्वेश्चंस, लेटर दिया हुआ है, 2 में से एक अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली बायोग्राफ दिया हुआ है, आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे? तो 5 मार्क्स का है आपका लेटर, 2 मार्क्स मिलेंगे आपको फॉर द कंटेंट, यानी कि आप पूरे लेटर में अपनी मर्जी से क्या क्या लिखोगे, द बॉडी पार्ट जो हम बोलते हैं लेटर का, उसमें आप क्या क्या लिख के आ रहे हो उस पर बेस्ड होंगे आपके 2 मार्क्स। 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन। क्या हुआ भाई एक्सप्रेशन? कि 1 मार्क ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स, यानी कि इन 2 मार्क्स जो में है उनमें से 1 नंबर जो है बेस्ड होगा आपकी स्पेलिंग्स पे, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, गलती नहीं करनी। ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए कि ऑफ लिखना है, आप फ्रॉम लिखा है, फॉर लिखना है, ऑफ लिखा है, ऐसे ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। तो उस पे बेस्ड जो है आपका 1 मार्क होगा। जो नेक्स्ट मार्क है इट विल बी कोहेशन वाया कनेक्टिंग आइडियाज, लॉजिकल प्रोग्रेशन एंड कोहेरेंस थ्रू रेलेवेंस ऑफ आइडियाज, यानी कोहेशन यानी कि जो भी आपके पास आइडियाज हैं दिमाग में, आप जो भी समझे लेटर में उन सबको, और आपके लॉजिकल प्रोग्रेशन को कि इसमें कुछ लॉजिक था भी, प्रैक्टिकल था भी, उन सब चीज़ों को जोड़कर आपने क्या सही उपयोग करके लेटर में बिल्कुल सही मीनिंग आप दे रहे हैं, तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर टेस्ट की जाएगी। तो टोटल इस तरीके से आपके मार्क्स जो है यहाँ पर एनालाइज किए जाएंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें आपको क्या, अगेन फॉर्मेट भी दिया है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आपको लेटर का जो है फॉर्मेट दिया है कि पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, डेट किसी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए कि पॉइंट के बाद डे, मंथ, ईयर आना चाहिए कि स्लैश में आना चाहिए वो। रिसीवर्स एड्रेस जो भी आप अपनी मर्जी से लिखिए कि रिसीवर का एड्रेस क्या होगा। फिर सब्जेक्ट कि किस बारे में लेटर लिख रहे हैं। फिर आपका सैल्यूटेशन, बीच में बॉडी आ जाएगी। सैल्यूटेशन के क्या होता है, जो बॉडी होती है उसके पहले जब आप डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम लिखते हो वो आपका सैल्यूटेशन। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी लास्ट में जब आप क्लोज करते हो योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, तो वो क्लोज जो कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बिल्कुल देखी जाएंगी कि फॉर्मेट जो है आप बिल्कुल सही तरीके से लिखो। तो जो रिमेनिंग मार्क है देखिए, 2 मार्क्स का कंटेंट, 2 मार्क्स का एक्सप्रेशन, बाकी जो 1 नंबर बचता है वो है आपका फॉर्मेट का, यानी आपका फॉर्मेट भी आपने सही कर दिया तो 1 नंबर जो है लेटर में मिल जाएगा। और ये फॉर्मेट किस पे, एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट स्ट्रक्चर इज एक्सेप्टेड, यानी अगर दिया हुआ है कि पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर आपको डेट डालनी है, फिर रिसीवर्स एड्रेस, तो गलती से अगर आप पहले रिसीवर्स एड्रेस डाल दें या सेंडर्स एड्रेस को बीच में रख दें, ऊपर नीचे कर दिया आपने फॉर्मेट, तो आपके मार्क्स पूरे के पूरे जो 1 मार्क है वो चला जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए।
दूसरा, एब्सेंस ऑफ इवन वन एस्पेक्ट शैल रिजल्ट इन क्रेडिट ऑफ हाफ मार्क्स ओनली। क्या समझे कि इन फॉर्मेट में से अगर एक भी गायब हुआ, आप भूल गए डेट लिखना, आप भूल गए रिसीवर्स एड्रेस लिखना, तो आधा नंबर कट जाएगा, आपको सिर्फ आधा नंबर मिलेगा इस एक नंबर में से। क्लियर? फुल क्रेडिट ऑफ 1 मार्क रिक्वायर्स ऑल लिस्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मेट, यानी कि अगर कंप्लीट एक नंबर चाहिए आपको तो ये सारे पार्ट्स होने चाहिए आपके लेटर में। क्लियर? नेक्स्ट, 0 क्रेडिट इफ जस्ट फॉर्मेट इज लिस्टेड विदाउट लेटर कंटेंट। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप सिर्फ ये हेडिंग्स लिख के आ जाए और उसमें कुछ लिखे ही ना कि सेंडर एड्रेस है क्या, आप उसकी जगह सेंडर्स एड्रेस को ही लिख के आ गए टाइटल, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 क्रेडिट, यानी यहाँ पर आपके पूरे के पूरे फॉर्मेट के 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अपना लेटर अटेम्प्ट करना है, फॉर्मेट भी दे दिया है तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है आपका ये लेटर टू एसएचओ, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि आप क्या क्या डाल सकते हैं। पहले लेटर लिखने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपको लग रहा है कि नहीं भाई नहीं हो पा रहा है तो आप इन पॉइंट्स में से मदद ले सकते हो। क्लियर? और ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि किस किस पॉइंट पे आपको कैसे वो जज करने वाले, ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम जब डिटेल सोल्यूशन देखेंगे तब इन पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है, आपको जो बुक हेवन स्टोर को लेटर लिखना था कि आपकी जो होम डिलीवरी करा दें ऑर्डर की, उसमें भी सेम चीज होगी, आपका फॉर्मेट वैसे ही जज किया जाएगा, वैसे ही नंबर मिलेंगे, पर इसमें जो है कौन कौन से आप पॉइंटर्स लिख सकते हो, हर एक पॉइंटर पे कितने नंबर हैं वो यहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर? तो सिमिलरली आप इसे जब डिटेल सोल्यूशन देखेंगे तब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि किस पे क्या मार्क्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है राइटिंग पोर्शन, जिसमें अगेन आपको क्या था, पहला एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, एनालिसिस करके आपको पैराग्राफ लिखना है उसमें। तो वो किस पे होगा भाई जज, कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंटेंट पे मिलेंगे 3 मार्क्स, यानी आपने टोटल अपनी मर्जी से क्या क्या लिखा, क्या पॉइंटर्स थे, आपने सही समझा कि नहीं समझा, उस पे बेस्ड होंगे आपके 3 मार्क्स। द नेक्स्ट 2 मार्क्स विल बी फॉर एक्सप्रेशन, जो हम अभी बात कर चुके हैं। एक्सप्रेशन यानी आपसे कोई ग्रामेटिकल गलती नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपने जो लिखा है वो लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं लिख देना है, तो उस पे बेस्ड होगा आपका क्या, 2 मार्क्स। क्लियर? तो ऐसे आपका जज होगा एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। नेक्स्ट क्या है, डेटा अबाउट परचेज। अब यहाँ पे अगेन आपको सोल्यूशन दे दिया है कि किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, जो आपका बार ग्राफ दिया है उसमें आप किस तरीके से पॉइंटर्स लिख सकते हो, वो आप कब देखोगे, पहले ट्राई कीजिए लिखना, फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ गलती हो रही तो आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका आता है आर्ग्यूमेंट, जो बैन ऑन प्लास्टिक था वो चूज कर रहे हो अगर आप। पहला क्या था, बार ग्राफ, जिसमें जो डिवाइसेस हैं उनके ऑर्डर्स के बारे में था। अगर आप वो चूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप बैन ऑन प्लास्टिक वाला चूज कर रहे हैं, तो आप किस चीज पे या किस बेसिस पे जज किए जाएंगे भाई, कि सेम चीज आपका कंटेंट वगैरह, फॉर्मेट, कंटेंट जो बोला है कि 3 मार्क्स का कंटेंट, 2 मार्क्स का एक्सप्रेशन, वो ही रहेगा। बस इसमें आपको अगेन कुछ हिंट्स दे दी हैं कि आपको किस तरीके से उसे स्टार्ट करना है, बीच में क्या आएगा, इस तरीके से आपको फॉर्मेट दिया है और उस फॉर्मेट पे हर पॉइंट पे किस तरीके से जज होगा वो दिया है। तो ये तो हम तब पढ़ेंगे जब हम डिटेल सोल्यूशन की बात करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका लिटरेचर पार्ट। अब लिटरेचर पार्ट में आपको क्या दिया है, दोनों बुक्स में से क्वेश्चंस दिए हैं, अभी हम देख चुके हैं। अब इन्हें वो कैसे टेस्ट करेंगे कि कंटेंट होगा 1 मार्क का, अगेन 2 मार्क के जो क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, उसमें 1-1 डिवाइड कर दिया है। 1 मार्क मिलेगा किस पे, कंटेंट पे, कि आंसर किस तरीके से आपने सही लिखा है कि नहीं, एक एक्सप्रेशन पे, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेसी जो पूछा है वही लिख रहे हैं कि गोल गोल घुमा के लिख रहे हैं आंसर, और आपको समझ आया भी था वो चैप्टर की नहीं, वो आपके आंसर से समझ जाएंगे और आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके टोटल 2 मार्क्स। क्लियर? नेक्स्ट जो दिया है वो आपको दिया हुआ है कि आपको क्या क्या मेंशन करना है इन द आंसर, कि आपको अपने लॉजिक तो लिखने ही है, साथ में टेक्स्ट का भी प्रूफ देना है कि इस बुक से ये लेसन से ये लाइंस ली गई हैं और फिर मैं क्या समझाऊं वो आपको आंसर में मेंशन करना है। तो इस पे बेस्ड होगा आपका क्या, लिटरेचर का एनालिसिस, कि आपको मार्क्स कितने देने हैं और कितने आपके डिडक्ट करने हैं। सेम दिया हुआ है आपको, सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ये हमें देखना नहीं है। सेम आपको पोएम में कि पोएम रेफर टू यहाँ से लिया गया है, ऐसे आपको आंसर्स बिगिन करने हैं, वो आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। क्लियर?
सेम है आपको फर्स्ट फ्लाइट। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है कि जब आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हो, 12th और 13 क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, अब 5 मार्क्स में सिर्फ कंटेंट पे तो देखेंगे नहीं, तो यहाँ आपको क्रिएटिविटी भी दिखानी है, यानी आपको अपना कुछ नयापन भी दिखाना है कि आप क्या समझे चैप्टर से। इमेजिनेशन, क्योंकि आपको डायलॉग्स इमेजिन करके लिखने हैं इस क्वेश्चन में, तो आपकी क्या सोच है वो। एंड एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट, यानी कि आप जो हो टेक्स्ट में जो दिया है, बुक में जो दिया है उसको भी लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप जो टेक्स्ट के अंदर बोलते हैं ना ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी जो लाइन्स दी हैं वो तो समझे, उसके अंदर का जो सार है वो क्या समझे, वो भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। क्लियर। तो 5 मार्क्स में आपका जो कंटेंट है वो 3 मार्क्स का जज किया जाएगा कि आपने आंसर में कैसे तरीके से लिखा है, आपने सारे पॉइंटर्स मेंशन किए हैं या नहीं, और एक्सप्रेशन जो है वो 2 मार्क का होगा, यानी आपका 1 मार्क जो है ग्रामर एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएट वर्ड्स और स्पेलिंग्स पे चेक किया जाएगा। स्पेलिंग बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, 1 मार्क कट हो जाएगा, प्लस 1 मार्क फॉर द कोहेशन, यानी आपका जो लॉजिकल पार्ट है, आप क्या समझे, आपकी क्रिएटिविटी सही थी कि नहीं, कि कुछ भी लिख दिया इम्प्रैक्टिकल, वो आपका 1 मार्क का जज होने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको मार्किंग स्कीम मिल गई फॉर योर 5 मार्क क्वेश्चन। सिमिलरली 13th क्वेश्चन में भी आप यही देखोगे कि सेम टाइप से आपकी जो है कंटेंट पे क्या हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है। क्लियर। ये देखिए आपका 13th क्वेश्चन सिमिलरली आपका है कि 3 मार्क्स का कंटेंट, 2 मार्क्स का एक्सप्रेशन। क्लियर। तो इस तरीके से आपको आपके आंसर्स फॉर्म करने हैं। तो यहाँ पर आपके सॉल्यूशंस भी दिए हैं जो आप अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पर चेक करोगे कि क्या मेरे आंसर्स इसके आसपास हैं या नहीं। तो इस तरीके से हम खत्म करते हैं अपना सैम्पल पेपर एनालिसिस। हमने ये भी देख लिया कि मार्किंग स्कीम क्या है, क्योंकि आंसर्स डायरेक्टली लिख देने से कुछ नहीं होता है। जब आपको पता हो कि भाई मैं किस किस बेस पे जो हूँ जज होने वाला हूँ, कंटेंट हो गया, ग्रामर हो गया, मेरी स्पेलिंग्स हो गई, राइटिंग भले ही आपकी अच्छी नहीं है पर कोशिश कीजिए अब ज़्यादा रफ वर्क ना करें। जैसे मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपने लिखा गुड, आपको लिखना नहीं है तो लेते हो पेन पूरा काटने लगते हो, इससे क्या होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, बहुत ही गंदा लगता है। अगर आपका कुछ गलत होता भी है तो ऐसे कीजिए, एक लाइन कट करके यहाँ आगे लिख दीजिए। तो आपको रफ वर्क भी नहीं करना है। ये सारी एस्पेक्ट्स पे जब आपको जज करता है एग्जामिनर और उसे लगता है कि सब में आप पास हुए हो, तो आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन पेपर जो है बहुत अच्छे से दिया है, क्रिएटिवली बना है, तो आप भी अपने आंसर्स क्रिएटिवली लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो ये था हमारा सैम्पल पेपर एनालिसिस। और अगर आपको ये सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम जो है डाउनलोड करनी है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, आप उस पर जाके अपने इंग्लिश का और बाकी भी क्वेश्चन पेपर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस में उसके आप पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।